साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी क्लास हिंदी की स्पेशल क्लास, प्रैक्टिस क्लास, जो हम पढ़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, 25 सवाल हैं और ये 25 सवाल हमें फिनिश करने हैं। ठीक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पेन लीजिए और अपने जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लगाइए। ठीक है, और मैं भी जो है आपको हाथों हाथ उनके आंसर बताऊंगा कि सही आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले प्रैक्टिस पेपर में कर पाए हैं या हम लोगों ने करा है, वैसे ही हम इस बार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। पहला सवाल है, और पहला सवाल है कि संदेश रासक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है अब्दुल रहमान, तीसरा है बिहारी, चौथा ऑप्शन है रहीम। ठीक है, अपना आंसर आपको लगाना है। अब आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भैया इसका सही आंसर आप लोगों ने बेटा लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान। ठीक है, तो एक लेखक हैं ये अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की पुस्तक है बेटा, अब्दुल रहमान की पुस्तक है, उसका नाम है संदेश रासक। क्या नाम है बेटा? संदेश रासक। और ये संदेश रासक जो किताब है वो अब्दुल रहमान ने लिखी है। अब्दुल रहमान ने लिखी है संदेश रासक। ठीक है बेटा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये संदेश रासक जो है, ये जिस भाषा में उन्होंने लिखी है उस भाषा का नाम है अपभ्रंश। किसमें? अपभ्रंश में संदेश रासक को लिखा गया है। ठीक, आदिकाल में इस किताब को लिखा गया था, जब हिंदी साहित्य का आदिकाल आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन है संन्यास, प्रत्युपकार, दुर्वावस्था और कैलाश। इनमें क्या है बेटा? 3 ऑप्शन गलत हैं, 3 की वर्तनी गलत है, 1 की वर्तनी सही है। जो सही वर्तनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, वो वर्तनी आपको बतानी है। तो आपका समय 5 सेकंड का शुरू होता है अब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है बेटा आपने ऑप्शन लगा लिया होगा अपना। आपने जो ऑप्शन लगाया है अपने आंसर को मैच करिए, मिलाइए। सही आंसर है दुर्वावस्था। दुर्वावस्था मतलब दुर मतलब बुरी, अवस्था स्थिति, बुरी अवस्था या बुरी स्थिति। संन्यास गलत है। सही संन्यास कैसे लिखा जाएगा पहले भी मैं बता चुका हूँ। संन्यास में अंकी बिंदी भी आएगी, तो संन्यास ऐसे लिखा जाएगा। प्रत्युपकार में क्या गलत है भैया? ठीक है, प्रत्युपकार में क्या गलत है? तो प्रत्युपकार में ये लिखा जाता है प्रत्युपकार, छोटे ऊ की मात्रा आती है प्रत्युपकार में। ठीक है, कैलाश गलत है लिखा हुआ, तो अगर कैलाश गलत है लिखा हुआ तो कैलाश सही कैसे लिखा जाएगा? उसमें छोटे से का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैलाश में। ठीक है, तो देख लेना अच्छे से। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, डेढ़ है, या व, गैग है, व, ध। आपको अंतस्थ व्यंजन बताने इसमें से किस में है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का आपको वक्त दिया जा रहा है। अपने सवाल का जवाब लगाइए आप। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा अंतस्थ व्यंजन के लिए आपने अपना आंसर बेटा लगा लिया होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा यह और वह। ठीक, तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है वर्णमाला के, इनकी संख्या होती है 4। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन बेटा? तो वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है। अगले सवाल में कह रहे थे कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्वर, बी ऑप्शन में लिखा हुआ बेटा व्यंजन, सी में लिखा हुआ विसर्ग
और डी ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, विचार करिए और अपना आंसर लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो आपने बेटा अपना आंसर लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। एक्चुअल में क्या है, ये जो यशोदा है, यशोदा, जब इसकी संधि तोड़ते हैं तो ओ जो है वो विसर्ग में टूट जाता है और ये बनता है यशय, यशय प्लस दा। और जिस में विसर्ग आ गया तो उसमें कौन सी संधि बनेगी बेटा? तो संधि बनेगी विसर्ग। तो यशोदा में कौन सी संधि है? तो वो है बेटा विसर्ग संधि। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का 5वां सवाल, आज का जो 5वां सवाल है वो कुछ इस तरह से है। कह रहे हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। कौन से शब्द हैं वो? ठीक है, कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ठीक है, तो 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी। आपको 5 सेकंड मिलते हैं, अपने सवाल का जवाब आप लिखें। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है? उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इनको कहते हैं हम देशज। तो देखो, देशज को हम और क्या कहते हैं? देसी शब्द, देसी शब्द भी कहते हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है कि हमें ये पता नहीं चलता ये किस भाषा से आए हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात नहीं होता? हमें ज्ञात नहीं होता। देखिए, इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है यह ज्ञात नहीं है। इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा से हुई है यह ज्ञात नहीं है, यह ज्ञात नहीं है। ये पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आए हैं। जैसे तत्सम शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से, संस्कृत भाषा से आए हैं। तद्भव कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से। ठीक है, ये संकर शब्द कहाँ से आते हैं? 2 भाषाओं को मिलाकर बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी। लेकिन इनके बारे में ये पता नहीं चलता देशज शब्दों के कि आए कहाँ से हैं। कौन कौन से शब्द देशज होते हैं? 2-4 नाम मैं बता दूं आपको। जैसा होता है लोटा, जैसा होता है थैला, जैसा होता है ढोर, जैसा होता है खिचड़ी। ठीक है, ऐसे शब्द और भी हैं तमाम शब्द। ठीक है, ये हाँ, जैसा होता है टांग। ठीक है, तो ETC कर दें, इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। ठीक, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला सवाल कुछ इस तरह से है। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है श्याम भात खाता है, बी में लिखा हुआ है मैंने उसे पुस्तक दी, सी में लिखा हुआ है ज्योति रोती है, डी में लिखा हुआ उसकी कमीज है। तो वो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, तो 4 विकल्प हैं, 5 सेकंड आपके पास में है, जल्दी से अपना आंसर लगाइए जो भी आप लगाना चाहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा लगेगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे कह दूं कि ज्योति बच्चों को रुलाती है, तो रुलाना सकर्मक है और रोना अकर्मक है। ठीक है, रोना अकर्मक है, इसमें कोई कर्म नहीं है। देखिए, श्याम भात खाता है, क्या खाता है श्याम? भात, इसका मतलब भात कर्म है। ठीक है, मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दिया? तो पुस्तक। ठीक है, कह रहे हैं उसकी कमीज है, उसकी क्या है? ये कमीज है। तो क्या लगा के हम जिन वाक्यों में क्या लगा के आपको जवाब मिलता है वो सब सकर्मक होते हैं, बाकी अकर्मक। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल कह रहे हैं हमसे कि शेर का स्त्रीलिंग रूप है। शेर का स्त्रीलिंग कौन सा है? 4 विकल्प हैं। पहले में है शेरा, दूसरे में शेरी, तीसरे में शेरनी, चौथे में शेर। जल्दी से अपना आंसर लगाइए 5 सेकंड में बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो
तो देखो सही आंसर है आपका शेरनी। तो शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी। ठीक है, क्या होता है बेटा? शेरनी। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। कह रहे हैं कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द? ऑप्शन मारिया है कमलासन, ऑप्शन है चतुरासन, ऑप्शन है चतुर्मुख, ऑप्शन है चतुर्भुज। आपके पास में 4 ऑप्शन है, अपना आंसर लगाइए 5 सेकंड में। लगा दीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं आपने अपना सही आंसर लगाया होगा ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन डी है, ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है बेटा, ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन डी चतुर्भुज जो है ये पर्यायवाची है भगवान विष्णु का। किसका? भगवान विष्णु का। और बाकी ये जो पर्यायवाची हैं ये पर्यायवाची हैं भगवान ब्रह्मा के। किसके? भगवान ब्रह्मा के। भगवान ब्रह्मा के मैं 1-2 पर्यायवाची और बता दूं। भगवान ब्रह्मा को अज कहते हैं, ठीक है, जिसका जन्म नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा का ये पर्यायवाची होता है स्वयंभू, स्वयंभू कहते हैं। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं नाभि जन्मा, नाभि जन्मा। भगवान ब्रह्मा को ही कहते हैं बेटा, हाँ भगवान ब्रह्मा को ही हम बोलते हैं अजन्मा। भगवान ब्रह्मा को ही हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। भगवान ब्रह्मा का एक पर्यायवाची और लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आत्मभू, आत्मभू, स्वयंभू। ये सब भगवान ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको नोट कराए हैं वो पर्यायवाची भी अपनी डायरी में आप नोट कर लें, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चतुर्मुख कह दो या फिर हाँ जिसके 4 मुख हैं चतुर्मुख कह दो, ठीक है, या चतुरानन, एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आज का 9वां सवाल जो है वो लिखा हुआ आपके सामने कुछ ये। ठीक है, ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा आपसे कि उत्थान का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है उन्नयन, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ पतन, तीसरा है उत्कर्ष और चौथा है अवनत। ठीक है, अवनत। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर लगाइए, 5 सेकंड आपके पास में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भैया उत्थान का विलोम क्या होता है? तो सही आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन पतन। ये जो उन्नयन लिखा हुआ है इसका होता है अवनयन, विलोम क्या होता है? अवनयन, करेक्ट। ये जो पतन है, पतन का उल्टा क्या होता है बेटा? उत्थान। ठीक, अच्छा ये उत्कर्ष लिखा हुआ है, इसका विलोम क्या होता है? अपकर्ष। बेटा ये अवनत लिखा हुआ है और इसका होता है उन्नत। ठीक है, तो जो विलोम है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ इस तरह सा है, कह रहे हैं ताक और ताक शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। पहले में है ताकना, बी में है फल, मतलब दूसरे जोड़े में फल। घूर कर देखना, बी में लिखा हुआ आगे दीवार का आला। लहर, रक्षक, रक्षक और थोड़ा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, ए बी सी डी। क्वेश्चन को पढ़कर आपको 5 सेकंड में उसका जवाब देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगेगा बेटा, क्या आपने लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो ताक है इसका मतलब होता है घूर कर देखना, आंखें निकाल कर देखना। ठीक, और ये लिखा हुआ ताक। ताक क्या होता था? पुराने दौर में जैसा अलमारी होती ना दीवारों में, तो ऐसे एक आला होता था जिसमें डिबिया वगैरह रखते थे। तो ताक क्या है? दीवार का आला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं बेटा। और कह रहे हैं कि सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी कृपा। 4 विकल्प हैं, 5 सेकंड का समय है, अपना जवाब आप लगा सकते हैं जल्दी से एकदम। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो बेटा इसका सही आंसर है क्षोभ। क्षोभ क्या है? क्षोभ एक गुस्सा है।
किस बात की नाराज़गी है, किस बात का दुख है कि आपको सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो जब आप फेल होते हैं, जब आप पास नहीं होते, जब आप मतलब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आप दुखी होते हैं और आपको गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा आता है, तो क्षोभ इसका सही आंसर माना जाएगा बेटा, क्षोभ माना जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि पृष्ठ शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। कौन सा पृष्ठ का अनेक अर्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। कौन से? ऑप्शन ए में सतह है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बेटा कलम, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पीठ, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है पेज। ठीक है, तो पृष्ठ का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है बेटा, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर बी कमल, सॉरी कलम। कलम नहीं है। देखो, सतह का मतलब भी पृष्ठ होता है, मैं आपको बता दूं, और पीठ और पेज का मतलब भी क्या होता है? पृष्ठ, है ना। दीवार की जो छत होती है ना ऊपर की, उसे भी हम पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? किस स्थान पर, किस मतलब स्टेटमेंट में बे गलत लगा हुआ है? जैसे बेफिक्र, बेफिजूल, बेचारा, बे रोक टोक, बे रोक टोक। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें बे उपसर्ग गलत लगा हुआ है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, और 5 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं आपके अब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर आपने लगाया होगा बेटा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो बेफिक्र भी होता है, बेफिजूल भी होता है, बेचारा भी होता है, बे रोक टोक नहीं होता, केवल रोक टोक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कह रहे हैं यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद और सप्ताह। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। आपका आंसर क्या होगा? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बेटा आपने सही आंसर अपना लगा लिया होगा बेटा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लिखा हुआ यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना मतलब तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्तलिखित का मतलब है हाथ से लिखा गया, इसका मतलब तत्पुरुष समास। मेघनाद का मतलब होता है मेघों का नाद है जो मेघों को नचाने का काम करता है, मेघनाद है जो। ठीक है, तो वो बनेगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। मेघनाद का मतलब होता है बादलों की गर्जना। ठीक है, मेघों का नाद। सप्ताह जो शब्द है 7 दिनों का समूह है, इसलिए इस पर बनेगा बेटा द्विगु समास। क्या बनेगा? द्विगु समास सप्ताह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, यह आपको बताना है। वह आया और पानी पीकर चला गया। बी में लिखा है करो या मरो। सी में लिखा उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। वह आकर पानी पीकर चला गया, वह आकर पानी पीकर चला गया। 4 विकल्प हैं, आपको समय मिलता 5 सेकंड का, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और बेटा सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी में सरल वाक्य है। ये कैसा है? सरल वाक्य है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मिश्र वाक्य है उनकी पहचान कैसे करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करें। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करें? तो संयुक्त वाक्य के अंदर जो योजक चिन्ह आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं संयुक्त वाक्य में, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, इनको ध्यान से देख लो बस केवल आप। बाकी आपको कुछ भी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, चिन्ह देख लो। देखो तथा, एवं, और, या, अथवा, अन्यथा। ठीक है, अन्यथा,
किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन, इसलिए, इससे पहचान कर लोगे बेटा, इसी से पहचान कर लोगे। इतनी बात अपनी डायरी में नोट कर लेना। कभी भी आपके वाक्य गलत नहीं होंगे। मैंने कल आपको मिश्र वाक्य की पहचान बता दी, आज मैंने आपको सरल वाक्य की पहचान बता दी। तो देखो सरल वाक्य में इसमें क्या आया है, कंजक्शन और, इसमें कंजक्शन क्या है या, इसमें कंजक्शन क्या है परंतु। ये किस चीज़ के कंजक्शन है, तो ये कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं कहाँ, संयुक्त वाक्य में। ठीक है, ये संबंध वाले वाक्य हैं, समुच्चय बोधक वाक्य हैं, मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, करते हैं अगला सवाल। और अगले सवाल में हमारे सामने लिखा हुआ था कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है बेटा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहे हैं तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। ऑप्शन कौन सा ठीक है जल्दी से बता दीजिए 5 सेकंड में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। हम क्या कहते हैं, तुम अपना काम करो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं प्रथा, लौकिक, भूगोलीय या पार्थिव। पार्थिव शब्द किसके लिए आता है, भूगोलीय शब्द किसके लिए आता है। ठीक है, लौकिक क्या है, प्रथा क्या है। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन शुरू होते हैं आपके अब 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, है ना, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। आपने एक चीज़ सुनी भी होगी और वो सुना होगा, पार्थिव शरीर। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो मिट्टी बन जाता है ना, और मिट्टी मतलब पार्थिव। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और क्वेश्चन 18 कुछ इस प्रकार से है कि कृत वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है कौन से वाक्य में। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। ठीक है, 4 विकल्प हैं। कृत वाच्य कौन से में नहीं है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब, और समय मिलता है आपको 5 सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो महेश आ रहा है, महेश पुरुष है इसलिए पुल्लिंग क्रिया आई है, तो ये कृत वाच्य है। अगर यहाँ गीता होता तो गीता स्कूल से आ रहा है, नहीं जी, गीता स्कूल से आ रही है ऐसा होता। माली पुल्लिंग होता है तो माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। अगर यहाँ मालिन होता तो मालिन बगीचे में फूल तोड़ रही है। इसका मतलब क्रिया जो आ रही है वो अपने कर्ता के हिसाब से है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, कुत्ता चूँकि पुल्लिंग है इसलिए भौंकता रहा। ठीक है, अगर यहाँ पर कुतिया शब्द होता, कुतिया सारी रात भौंकती रही, इसका मतलब यह है कि जब क्रिया अपने कर्ता पर डिपेंड करेगी तो वो कृतवाच्य होगा, और जब क्रिया कर्म पर डिपेंड करेगी तो वो कर्मवाच्य होगा। जैसे अखबार पढ़े जाते हैं, क्या पढ़ा जाता, अखबार, तो अखबार पढ़े जाते हैं। अच्छा, पढ़ने का काम तो कोई और कर रहा है ना, इसमें कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता है ही नहीं, तो अखबार पढ़े जाते हैं। इसका मतलब पूछेंगे ये कौन सा वाच्य है, तो बेटा ये कर्म वाच्य है। कैसा वाच्य बेटा, कर्म वाच्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल ये है कि कह रहे हैं कि वर्तमान ... में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यवस्था, संदर्भ, कह रहे हैं घटनाओं या परंपराओं, इनमें से कौन सा सही आना चाहिए। ठीक है, क्या भरा जाएगा। 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से अपना सब जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो वर्तमान घटनाओं में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। यह कह रहे हैं संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान परंपरा में। तो सही आंसर इसका अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ, ये जो
इस समय का सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान संदर्भ में भी जो संदर्भ चल रहा है उसमें भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि दो नावों पर पैर रखना का आशय है। दो नावों पर पैर रखने का क्या मतलब है? ऑप्शन पहला लिखा हुआ दो जगह रहना, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दो विरोधी बातें करना, ऑप्शन सी है डूब जाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको समय मिलता है 5 सेकंड का, अपने सवाल का आप जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देखो भैया, अगर दो नावों पर आप पैर रखते हैं तो एक पैर दाईं तरफ एक पैर बाईं तरफ, इसका मतलब दोनों क्या है? विरोधी बातें। दो विरोधी बातें करना क्या कहलाता है? दो अपोजिट बातें करना, दो एक दूसरे से अपोजिट बातें करना, वो क्या कहलाता है? दो नावों पर पैर रखना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल है, कह रहे हैं काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ऑप्शन 6, 7, 9 और 11 है। काव्य में कितने रस माने गए हैं ये बताना है। 6, 7, 9 और 10, 4 विकल्प आपके, अपना आंसर लगाइए 2 सेकंड में जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपका सही जवाब मिलेगा बेटा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नवरस होते हैं। नवरस का मतलब होता है 9 रस हैं। तो काव्य में कितने रस माने गए बेटा? 9 रस माने गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कह रहे हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? कह रहे हैं 12, 14, 16, 18। आपके पास में 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, अपना आंसर लगा सकते हैं आप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए ये जो लगेगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो चौपाई है मैं आपको बता दूं, पहली बात यह मात्रिक छंद है। कैसा छंद है बेटा? मात्रिक। यह मात्रिक छंद है, इसका मतलब इसमें मात्राओं का इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर की बात बेटा, मात्रिक में भी कैसा है? तो सममात्रिक। तो यह सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। कैसा है बेटा? सममात्रिक। इसके सममात्रिक क्यों कह रहे हैं बेटा? इसको हम इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में बराबर मात्राएं होंगी और वो कितनी होंगी बेटा? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए ये जानकारी जो मैं आपको बताता हूँ ये अपनी डायरी में चिपका लें, नोट कर लें, याद कर लें। इनसे भी सवाल खूब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहे हैं मेरे मानस के मोती पंक्ति में अलंकार है। मेरे मानस के मोती पंक्ति में अलंकार है। कह रहे हैं अन्योक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं बेटा श्लेष रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं श्लेष अलंकार है। और डी ऑप्शन में कह रहे हैं यमक अलंकार है। ठीक है, 4 विकल्प हैं ए बी सी डी। मेरे मानस के मोती, जो भी आपको सही आंसर लगता हो अपना आंसर लगाइए 5 सेकंड में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी। श्लेष अलंकार की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी बेटा? इस अलंकार में क्या होता है? इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक होगा और उसके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अनेक अर्थ होंगे। जैसे इस वाली पंक्ति में मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस का मतलब होता है 2 अर्थ है मानस के। एक मानस का अर्थ होता मन, तो इसका मतलब हो गया मेरे मन के मोती। ठीक है, और एक मानस का मतलब होता मानसरोवर। क्या होता बेटा? मानसरोवर। तो मेरे मानसरोवर झील के मोती। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 24 से 25 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का काम
नफ़रत का काम कह रहे हैं। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जिसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी सबसे पहले वही जलेगा, है ना। आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, ठीक है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ये नहीं लिखा हुआ है, और कोई ध्येय हानि नहीं है, नहीं हो, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, नफ़रत ना करें, क्योंकि नफ़रत ईर्ष्या जिसके मन में होती है वो आदमी जलता है, उसका कारोबार का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय दूसरे से ईर्ष्या करने में निकाल देता है ना। ठीक है, तो ईर्ष्या ना करें बल्कि संघर्ष करें और बराबर हों। ठीक, कह रहे हैं गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या मूल। तो ध्येय क्या होता है? ध्येय होता है बेटा लक्ष्य। ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना आपको। कह रहे हैं गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन पहला लिखा हुआ आपके सामने है ईर्ष्या, बी में निंदा, सी में ईर्ष्या से लाभ और डी में अपव्यय। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अपना आंसर जल्दी से जल्दी लगा दीजिए आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। गद्यांश का शीर्षक क्या है? ईर्ष्या। ठीक है, और बेटा हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप क्वेश्चन पेपर करते हैं, साथ होते हैं हमारे, तो आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लिखिए, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सच्चाई से भागने में समस्या होती है। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आती है, टेस्ट पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ठीक है, और अगर नए हों तो आप जो है कमेंट भी करें, बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।